नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर जामुन का पेड़। जो ये हमारा चैप्टर है जामुन का पेड़, ये कृष्णचंद्र जी द्वारा लिखा गया एक हास्य रचना है। यानी कि इसको एक तरह से एक मजेदार कॉमेडी के रूप में इसको यहाँ पर लिखा है और इसमें बताया है कि किस तरह से चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, बहुत ज्यादा तो छोटी सी जो बात होती है उसको कैसे बहुत बड़ा करके बताया जाता है, कैसे बहुत बड़ा करके दिखाया जाता है, लोगों के सामने रखा जाता है। और आप देखेंगे इस पूरा जो ये चैप्टर यहाँ पर है, इसमें काफी सारी चीजें आपको पता चलेंगी कि कैसे काम काज होते हैं, कैसे जो चीजें हैं उनको दबाया जाता है, कैसे लोग बहुत सारी चीजों के प्रति अपना एक तरह से अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं, अपना अपना काम नहीं करना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें इस पाठ में हैं और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कृष्णचंद्र जी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले उनका थोड़ा सा जीवन परिचय हम पढ़ लेते हैं। तो कृष्णचंद्र जी का जन्म 1914 पंजाब के वजीराबाद गांव जिला गुजरंकला में हुआ था और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं यहाँ पर दी है। एक गिरजा खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, ये कहानी संग्रह है। शिकस्त, जरा गांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, वहशी है, जब खेत जागे, 52 पत्ती, एक वायलिन, समंदर, ये सारे इनके उपन्यास हैं। समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे, ये सब इनकी रचनाएं हैं। सम्मान, इनको साहित्य अकादमी सहित बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और इनका निधन 1977 यानी कि 1977 में हो गया था। कुछ प्रमुख बातें यहाँ पर पाठ के विषय में है। पाठ प्रवेश हम यहाँ पर बताएंगे कि पाठ प्रवेश क्या है। तो देखिए, जामुन का पेड़ जो ये यहाँ पर दिया गया है चैप्टर, ये एक कृष्णचंद्र जी की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। यानी कि इन्होंने हास्य के रूप में इसको लिखा है। और देखिए, ये हास्य व्यंग के लिए चीजों को एक तरह से अनुपात से ज्यादा फैला फुला कर दिखाने की परपाटी और बहुत पुरानी है। और ये कहानी भी उसका अनुपालन करती है, ये कहानी भी उस बात का अनुपालन करती है। इसीलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़ती हैं। तो कोई हैरत नहीं, विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। यानी कि अगर आपको कोई चीज यहाँ पर अविश्वसनीय लगे तो यहाँ ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में आप हंसते हंसाते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा हो जाएगी कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाए जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि काम के प्रति लोगों के अंदर कितनी ज्यादा एक तरह से टाल मटोली है, कितना ज्यादा लोग आप हंसते हंसाते ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि कैसे काम के प्रति लोग बहुत ज्यादा अलसाए होते हैं, बहुत ज्यादा वो काम नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो ये लिखने का पदानुक्रम है, यानी कि जैसे ये लिखा गया है, तो बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है कि किस तरह से ये जो सारी चीजें हैं ये संवेदन शून्य है, इनके अंदर संवेदनाएं नहीं है किसी व्यक्ति के प्रति, किसी इंसान के प्रति। तो ये सारी चीजें जो है एक तरह से अमानवीयता ये हमारे सामने आती है। तो देखिए, जो हमारा चैप्टर है इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे झक्कड़। झक्कड़ यहाँ पर आप शुरुआत में पढ़ेंगे
तो आपको इस तरह के शब्द यहाँ पर दिखाई देंगे। तो झक्कड़ यहाँ पर एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आंधी। रुआसा, रुआसा का अर्थ होता है रोनी सूरत। ताजुब, ताजुब का अर्थ होता है बहुत ज्यादा आश्चर्य। हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर का अर्थ होता है उद्यान एवं कृषि विभाग, उद्यान विभाग। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का अर्थ होता है कृषि। तगाफुल, तगाफुल का अर्थ होता है विलंब करना, देर करना या उपेक्षा करना। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पाठ है वो एक सार के रूप में यहाँ पर दिया है कि किस तरह से देखिए रात को बड़े जोर का झग्गड़ चला, जो बहुत तेज की आंधी चली, बहुत तेज आंधी आई रात के समय में। लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। जो सेक्रेटरिएट का लॉन था, सेक्रेटरिएट की बिल्डिंग थी और लॉन में वहां पर एक जामुन का पेड़ गिर गया। और सवेरे जब माली ने देखा तो पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। तो आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा आंधी चलती है, बहुत तेज आंधी जब चलती है तो क्या होता है कि अक्सर कहीं कहीं पर जो है पेड़ गिर जाते हैं, कहीं कहीं पर पेड़ बिल्कुल कहीं पर रोड में गिर जाते हैं, कई गाड़ियां दबी होती हैं। खास तौर पर जब हम सुबह उठकर देखते हैं कहीं पर गाड़ियां दबी होती हैं, कहीं पर बहुत सारा जो घर होते हैं वो दब जाते हैं। तो काफी ज्यादा नुकसान होता है इस तरह के आंधी तूफान से। तो यहाँ पर भी रात को बहुत तेज की आंधी चली, बहुत तेज का तूफान चला और सेक्रेटरिएट में जो एक पेड़ खड़ा था जामुन का, सवेरे जब सबने देखा, माली वहां पर गया तो उसने देखा कि एक पेड़ गिरा पड़ा है और उसके नीचे एक आदमी दबा हुआ है। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं सेक्रेटरिएट जो जगह है और यहाँ पर एक पेड़ है और वो इस तरह से गिर जाता है, इस तरह से वो जमीन से उखड़कर सीधे गिर जाता है। तो उसके नीचे एक आदमी जो है दबा पड़ा है। ठीक है, माली दौड़ पड़ा, चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुप्रीडेंट के पास गया और सुप्रीडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। यानी कि जो चीजें हुई, जो माली था सबसे पहले वो दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा सीधे क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुप्रीडेंट के पास गया और सुप्रीडेंट दौड़ते दौड़ते बाहर आया और उतनी देर में ही मिनटों में बाहर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर काफी बड़ी भीड़ लग गई, काफी ज्यादा भीड़ जो है वहां पर लग गई। देखिए क्लर्क ने कहा, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, इसके जामुन कितने रसीले होते थे और फलों के मौसम में ये झोली भर कर एक तरह से जामुन देता था। मेरे बच्चे इसके जामुन कितनी खुशी से खाते थे, भरकर एक तरह से यहाँ पर मेरे बच्चे कितने खुशी से इसके जामुन खाते थे। माली ने दबे हुए आदमी की तरफ ध्यान दिया, जो माली है उसने दबे हुए आदमी की तरफ ध्यान दिया और कहा, पता नहीं जिंदा है या मर गया। तो ये चपरासी ने कहा, तभी चपरासी ने कहा, मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरेगा वह बच कैसे सकता है। तभी आवाज आई, नहीं मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा और पेड़ को झटककर जल्दी से इसे निकाल लेना चाहिए। माली ने सुझाव दिया कि हमें पेड़ को धक्का देना चाहिए, झटकना चाहिए और जल्दी से इसे निकाल लेना चाहिए। जो ये आदमी इसके अंदर दबा पड़ा है इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। माली कहता है, बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़ते हैं, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। जो माली है, जब माली ने कहा कि हमें पेड़ को झटक कर इसको निकाल लेना चाहिए, तो जो माली है वो कहता है कि लगाओ, सुप्रीडेंट जो है वो कहता, क्लर्क जो है वो कहता है, जोर लगाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी आवाज आती है, ठहरो। सुप्रीडेंट कहता है, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लेता हूं। सुप्रीडेंट क्या कहता है
कि मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लेता हूं। अब देखिए, एक इंसान की जान जो है खतरे में है, वो पेड़ के नीचे दबा पड़ा है, उसको बहुत परेशानी हो रही है, बहुत मुश्किल में वो है, उसके प्राण जो है निकलने को है। और यहाँ पर आप देखिए क्या सारी चीजें होती हैं, किस तरह से सारी चीजें यहाँ पर बदलती हैं। अभी आप देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आगे क्या होता है, सेक्रेटरीट होता है, वो अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया और चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। तो देखिए ये चीजें खत्म नहीं हुई वहां पर ही, वहां पर चीजें और आगे बढ़ी। तो सबसे पहले जो अंडर सेक्रेटरी था वो डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया, जॉइंट सेक्रेटरी जो है आपका चीफ सेक्रेटरी के पास गया और चीफ सेक्रेटरी जो है मिनिस्टर के पास गया। तो मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। अब क्या कहा, देखिए ये तो पूरे चैप्टर का सार है। अगर आप चाहे तो आप इस चैप्टर को अपनी पाठ्य पुस्तिका से भी पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको काफी अच्छे से और भी सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। देखिए हमने पाठ के अंदर यहाँ पर लेखक का जीवन परिचय दिया है वो हमने पढ़ लिया था। तो देखिए इस तरह से हमने चीजें यहाँ पर पढ़ी कि किस तरह से रात को जोर का एक झगड़ चला, सेक्रेटरीएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे जब माली ने देखा तो पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। और फिर ये सारी चीजें हुई और उस आदमी के चारों ओर भीड़ लग गई। तो आप देख सकते हैं एक आदमी जो है किस तरह से दबा पड़ा है और उसके चारों ओर लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग उसके चारों ओर लोगों की भीड़ लगी हुई है। और देखिए जो उसके चारों तरफ जो लोगों की भीड़ लगी है, तो उसी समय वहां पर सेक्रेटरी आता है और सेक्रेटरी कहता है, क्या कहता है सेक्रेटरी, बेचारा जामुन का पेड़। देखिए उसको ये नहीं कि उस आदमी के बारे में सोचे, वो जामुन के पेड़ के विषय में सोच रहा है और कह रहा है कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, कितना फलदार था ये जामुन का पेड़ और इसके जामुन कितने रसीले होते थे। और देखिए फिर उस तरह से एक एक करके वो सबके पास जाता है और यहाँ पर जब वो कहता है कि नहीं मैं जिंदा हूँ, और दबे हुए आदमी बड़ी कठिनाई से कहता है, तो वो कहता है कि पेड़ हटाकर इसको जल्दी निकाल लेना चाहिए, माली कहता है। और अब वो कहता है कि इसे जल्दी से हटा लेना चाहिए। माली ने सुझाव दिया, मुश्किल मालूम होता है। एक सुस्त कमजोर और मोटा चपरासी बोला, एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला, एक मोटा सुस्त सा कामचोर सा चपरासी बोला कि ये बहुत मुश्किल मालूम होता है, पेड़ का तना इतना भारी है, इतना वजनी है। तो माली बोला क्या मुश्किल है, अगर सुप्रिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। देखिए माली अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि उस दबे हुए व्यक्ति को निकाला जाए। अब यहाँ पर बहुत से क्लर्क जो है वो एक साथ बोल पड़े कि माली ठीक कहता है, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुप्रिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। सुप्रिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास और चीफ सेक्रेटरी के पास जो है वो गया मिनिस्टर के पास गया और मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। क्या कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। अब वो सारी चीजें फिर से वापस हो रही है, ठीक है। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी से कुछ कहा और अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा, अंडर सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी से कहा और फाइल जो है चलती रही और इस तरह से आधा दिन बीत गया। यानी कि रात को दबा हुआ इंसान
सुबह सबने देख लिया है और उसको हटाने के लिए, उसको हटाने के बजाय वहां पर फाइलें चलना शुरू हो गई हैं। तो किस तरह से जो काम चलता है कार्यालयों में, खास तौर पर जो सरकारी कार्यालय होते हैं वहां पर किस तरह से काम चलता है, वो यहाँ पर चीजें बताई गई है। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत सी भीड़ हो गई। अब दिन का खाना था और दबे हुए आदमी के चारों तरफ बहुत सी भीड़ हो गई और तरह तरह की लोग बातें करने लगे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। जो कुछ मनचले क्लर्क थे, उन्होंने इस समस्या को खुद ही एक तरह से सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले के इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे। यानी कि वो उनके अंदर थोड़ा सा जोश आया और वो हुकूमत के आदेश का इंतजार किए बिना ही पेड़ को हटाना चाहते थे। लेकिन इतने में ही सुप्रीडेंट फाइल लेकर भागा भागा वहां पहुंच गया और क्या कहा आकर, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है, क्योंकि हम तो व्यापार विभाग से संबंधित हैं, लेकिन ये तो पेड़ की समस्या है और जो कि कृषि विभाग के अधीन है। आप देखिए पेड़ पौधे जितने हैं ये सब कृषि विभाग के अधीन है। तो मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज देता हूं ताकि ये फाइल जो है वहां पर थोड़ी जल्दी जल्दी इस पर काम हो सके। मैं इसको कृषि विभाग को भेज देता हूं। वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। यानी कि अगर वहां से उत्तर आ जाता है तो इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। अब दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है। अब अगले दिन फाइल जब वहां पहुंची, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने देखा, उन्होंने फिर से उस फाइल पर लिखा कि ये मामला व्यापार विभाग के लॉन में गिरे हुए पेड़ का है। इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यानी कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है तो इसको वही उठाएंगे। अब यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा पेड़ है, पेड़ तो कृषि विभाग से जुड़ा हुआ है, हम क्यों इस काम को करें। तो उन्होंने उनके ऊपर डाला था। जब कृषि विभाग ने कहा कि भाई तुम्हारे घर में पेड़ गिरा हुआ है तो हमें इससे क्या लेना देना, तो उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा, यानी कि फिर से उस पे लिखा गया, पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इस पर कोई संबंध, इससे कोई संबंध नहीं है। यानी कि उन्होंने फिर से यहाँ पर जो पेड़ हटवाने की जिम्मेदारी थी वो कृषि विभाग पर डाल दी। अब दूसरे दिन भी फाइल पूरे दिन भर चलती रही। शाम को जवाब आ गया। अब शाम को फिर से जवाब आ गया कि हम इस मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले करते हैं, क्योंकि लॉन का मामला है तो इसको हार्टिकल्चर को दिया जाएगा, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, देखिए हार्टिकल्चर जो होता है उसमें लॉन वगैरह जैसे बगीचा, बाग, आम के बगीचे, अमरूद के बगीचे, ये सारे पेड़ आते हैं। और जो आपका एग्रीकल्चर होता है उसमें आपके अनाज से संबंधित चीजें आती हैं। तो अब वहां से कृषि विभाग से उत्तर आया कि हम इस फाइल को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार वृक्ष है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो अनाज और खेती बाड़ी के मामलों का फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ क्योंकि एक फलदार वृक्ष है, इसीलिए यह हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, काफी कुछ चीजें सीखने को मिल रही हैं, लेकिन आगे देखिए काफी मजेदार है। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। अब रात को जो माली था उसने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया और उसकी चारों तरफ पुलिस का पहरा था। उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को हाथ में लेकर पेड़ को हटा न दे। यानी कि उस आदमी को, उस गिरे हुए पेड़ को पुलिस ने घेर रखा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में न ले ले, सरकारी काम में दखल अंदाजी न कर दे, इसीलिए उन्होंने उस आदमी को पेड़ के साथ घेरा हुआ था।
मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और जब उस टाइम पे उस माली ने उस दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाई रात को, तो तब एक पुलिस वाला जो वहां पर लगा हुआ था उसको दबे हुए आदमी पर दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी, क्योंकि उसको दया आई कि बेचारा 3 दिन से यहीं पर दबा पड़ा है। तो उसको दया आ गई और उसने कहा कि चलो इसको खाना खिला दो। इतनी दया उसको उस आदमी पर आ गई। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। उसने दबे हुए आदमी से कहा कि तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ न बोला, क्योंकि वो तो पहले से दबा है, वो क्या बोलेगा। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा। अब माली ने दबे हुए तने को ध्यान से देखा और कहा कि अच्छा हुआ तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा है, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा है, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। अब देखिए, बेचारे को उठाने के बजाय, बेचारे को वहां से हटाने के बजाय इतनी सारी ट्रेजेडी उसके साथ हो रही है कि कैसे अच्छा हुआ कि तुम्हारे कूल्हों पर ही गिरा है, अगर तुम्हारी कमर पर गिर जाता तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तो टूट ही जाती। दबा हुआ आदमी फिर कुछ नहीं बोला। क्या बोलता? दबा हुआ आदमी फिर से कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा तुम्हारा यहाँ कोई वारिश है तो उसका अता पता दे दो, मैं उन्हें खबर करने की कोशिश करता हूँ। माली ने उससे पूछा कि तुम्हारा यहाँ कोई जान पहचान का इंसान है, किसी को तुम जानते हो? अगर जानते हो तो बता दो, मैं खबर कर देता हूँ। तो दबे हुए आदमी ने कहा, मैं लावारिस हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली ने खेद प्रकट करते हुए कहा, यानी कि उसकी बात पर दुख प्रकट करता हुआ वहां से हट गया। अब अगले दिन 3 दिन बीत चुके थे। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण था। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर जो विभाग है वहां से भी जवाब आ गया और जवाब बहुत कड़ा था और व्यंग्यपूर्ण था, हास्य से भरा हुआ था और बहुत कड़ा जवाब था। देखिए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। जैसा उसने आंसर लिखा था, जैसा उसने जवाब दिया था, ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा साहित्य प्रेमी है, बहुत अच्छे से साहित्य जानता है। उसने लिखा था, क्या लिखा था देखिए। आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और यह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। देखिए, उन्हें अभी भी उस दबे हुए आदमी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही सिचुएशन को वो भांप रहे हैं। उनका काम है जवाब देना, और उन्होंने अपने जिस लहजे में वो बात करते हैं उस लहजे में उन्होंने जवाब दे दिया है। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, आश्चर्य की बात है कि आज जब हम इतने बड़े स्तर पर अपने देश में पेड़ लगाओ की स्कीम चला रहे हैं, ऐसे में एक सरकारी अफसर ही हमसे पेड़ को काटने की बात करता है, और वो भी एक फलदार पेड़ को, वो भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल लोग बड़े चाव से खाते हैं, बड़े इंटरेस्ट से खाते हैं। ऐसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उसने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दी इस बात को। अब क्या किया जाए? अब बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पेड़ को नहीं काटा जाएगा। इस पर एक मंचले ने कहा, यानी कि जो आसपास लोग खड़े रहते हैं, उसने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जाया जा सकता तो इस आदमी को काटकर ही निकाल लिया जाए। अरे भाई, आदमी को तो निकालना ही है, तो पेड़ नहीं काटा जा सकता तो आदमी के 2 पार्ट कर लो, उसको ही काट कर निकाल लो। देखिए, उस आदमी ने इशारा करके बताया। अब जो आदमी ये सजेशन दे रहा था
उसने इशारा करते हुए कहा कि देखिए उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच से यानी कि धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर और आधा आदमी इधर से निकल आएगा और पेड़ वहीं का वहीं रह जाएगा। अब देखिए फिर क्या हुआ, उसने मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, ये आवाज कहां से आई? दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। अब दबे हुए आदमी को गुस्सा आ गया और उसने आपत्ति प्रकट करते हुए इस बात पर कहा कि अरे भाई, तब इस कदर तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि अगर आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो वो मर जाएगा। तो यहाँ पर यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क ने बोला, क्योंकि क्लर्क को थोड़ा सा बात समझ में आई तो उसने बोला हाँ यह भी ठीक कह रहा है, क्योंकि ये ऐसे करने से तो ये मर जाएगा। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप नहीं जानते, जो आदमी को काटने की बात कर रहा था उसने इस बात का भरपूर विरोध किया और बहुत सारे लॉजिक्स उसने दिए, जैसे आप नहीं जानते कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ कि अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी के जड़ी से धड़ के स्थान पर इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया, क्योंकि अब यहाँ पर नए नए सुझाव मिल रहे थे, तो अब फाइल सीधे मेडिकल डिपार्टमेंट पहुंच गई और मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे दिन ही अपने विभाग के सबसे सुयोग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया गया। यानी कि अब जो फाइल थी वो मेडिकल डिपार्टमेंट चली गई और वहां जाकर तुरंत ही इस चीज पर एक्शन लिया गया, तुरंत ही इस बात का पर एक्शन लिया गया और इस फाइल को तुरंत ही पहुंचते ही वहां पर जो बहुत अच्छे सर्जन हैं, प्लास्टिक सर्जरी जो करते हैं, उनकी खोज के लिए भेज दिया गया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर, अब जो सर्जन थे वो आए, उन्होंने दबे हुए आदमी को अच्छे से जांचा परखा, उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, पहले उसका स्वास्थ्य चेक किया कि वो ठीक तो है और फिर उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर देखा, नाड़ी की गति को परखा, फिर उसकी नाड़ी चेक की यानी कि हार्ट बीट चेक की, उसके बाद दिल और फेफड़े की जांच की, उसके बाद उसका हार्ट रेट देखा, उसके बाद उसके फेफड़ों की जांच की और ये सब रिपोर्ट भेज दी गई कि इस आदमी की प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। उसने रिपोर्ट बनाई कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक तरीके से होगा, ऑपरेशन भी हो जाएगा, ऑपरेशन सफल भी होगा, लेकिन आदमी मर जाएगा। इसीलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया, क्योंकि दो पार्ट्स में अगर अलग अलग काट दिया जाए तो क्या आदमी जीवित रह सकता है? अब रात में दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। अब रात को माली आया और फिर से उसने उस आदमी के मुंह में खिचड़ी डाली, यानी कि उसको खिचड़ी खिलाने लगा और उससे बातचीत करने लगा कि अब मामला जो है ऊपर पहुंच गया है, यानी कि तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ फैसला तुम्हारे पक्ष में जरूर होगा। ठीक है, तो सुना है कि कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी और उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर बोला। दबा हुआ जो आदमी था उसने एक आह भरी और वो बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर देने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली कि चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? उसने पूछा कि क्या तुम शायर हो? तब दबे हुए आदमी ने धीरे से सर हिला दिया। दूसरे दिन
माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को बताया, क्लर्क ने हेड क्लर्क को बताया। थोड़ी देर में ही खबर सेक्रेटरीएट में फैल गई और ये सारी अफवाह फैली कि दबा हुआ आदमी शायर है। फिर क्या था, लोगों का झुंड पर झुंड शायर को देखने के लिए आ गया। लोगों के झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा और इसकी चर्चा सारे शहर में फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने लगे। अब शाम तक जितने भी गलियों से शायर थे, जितने भी लोग थे शायर, सब जमा होने लगे। सेक्रेटरीएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरीएट के कई क्लर्क अंडर सेक्रेटरीएट तक, जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। और जब यह पता चला कि आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटरीएट की सब कमेटी ने फैसला लिया कि क्योंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसीलिए इस फाइल का संबंध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ना होकर, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से ना होकर, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। यानी कि ना तो, क्योंकि दबा हुआ आदमी, अब देखिए पेड़ की बात नहीं है यहाँ पे, अब आदमी पे बात चली गई है कि जो आदमी है वो ना तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, जो ये एक तरह से ये जो पूरी सिचुएशन है, ये जो पूरी घटना है, ये ना तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, ना हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से जुड़ी है। यानी कि इसका संबंध केवल और केवल कल्चरल डिपार्टमेंट से है। अब कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्दी से जल्दी मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार वृक्ष से छुटकारा दिलाया जाए। अब देखिए बात चली गई कल्चरल डिपार्टमेंट पे और वहां पे फाइल में लिखा गया कि जल्द से जल्दी इस आदमी को का फैसला करके इस अभागे एक तरह से कवि को यहाँ से निकाला जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास चली गई। फाइल जो है कल्चरल डिपार्टमेंट के से होते हुए साहित्य अकादमी के पास पहुंच गई। वहां के सेक्रेटरी जो थे वो उसी समय अपनी गाड़ी पर सवार होकर सेक्रेटरीएट पहुंचे और दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने लगे। अब वहां के जो साहित्य अकादमी के जो सेक्रेटरी थे वो आए अपनी गाड़ी लेकर और तुरंत ही दबे हुए व्यक्ति का इंटरव्यू लेने लगे। और क्या इंटरव्यू लिया देखिए, तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से सुशोभित हो? उसने कहा जी ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से सीखा। क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल में ही प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तो कवि ने, जो दबा हुआ कवि था, उसने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी एकेडमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी एकेडमी का मेंबर नहीं है? उफ, ये कैसी भूल हो गई हमसे। इतना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी और गुमनामी में दबा पड़ा है। तो उसने कहा कि मैं गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। उसने क्या कहा कि मैं गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। तो उसने, सेक्रेटरी ने कहा, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग को रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया, बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, यह लो चुनाव पत्र। तो यहाँ पर
फिर से वो व्यक्ति बोला, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा और उसकी सांसें बड़ी मुश्किल से चल रही थी। उसकी आंखों से मालूम होता है कि वो घोर पीड़ा और दुख में है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से जो हमारे सरकारी कार्यालय जो कामकाज होते हैं वो एक तरह से अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, अपने काम को ढंग से नहीं करना चाहते, अपने तरीके से नहीं करना चाहते। आपने देखा कि किस तरह से एक दबे हुए व्यक्ति की क्या दुर्दशा यहाँ पर हो रही है, किस तरह की चीजें उसको झेलनी पड़ रही है, किस तरह की बातें उसके साथ हो रही है। तो अभी देखिए आगे इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी जो हमने अपना यहाँ पर पार्ट था उसको आप घर पर एक बार रिवाइज कीजिए। आपने देखा बहुत ही ज्यादा व्यंगपूर्ण ये है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये कहानी है, कथा है। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।